नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध विधि महाविद्यालयों के LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स के जो सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, इवन सेमेस्टर एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके विषय के अनुसार उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के हम लोग बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB 3 ईयर्स कोर्स में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कोड LL402 पेपर नंबर 2 लेबर लॉ 2। पहला हिस्सा आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में। पेपर जो है आपका ये सोशल सिक्योरिटी एंड वेज लेजिस्लेशन पर है। मीन्स आपको इसमें सामाजिक सुरक्षा और जो कहें कि मजदूरी से संबंधित अधिनियम है उनके विषय में पढ़ना होता है। कुल 5 एक्ट हैं और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस बात का प्लीज़ पालन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि 5 एक्ट आपको पढ़ने हैं आपके सेमेस्टर में। पहला है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम है 1923 का। मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट है 1961 का। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का। और मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का। तो प्रयास मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या करना है कि आप इन सारे एक्ट का जो प्रियम्बल है, जो उसकी प्रस्तावना है, उसको जरूर पढ़िएगा। छोटी छोटी प्रस्तावना है, तो ये छोटी छोटी प्रस्तावना जो बड़े भारी से लगने वाले एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनका परिचय संक्षिप्त में देने में और सारगर्भित रूप से देने में सक्षम होती है। तो प्रस्तावना पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि जब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का बना था तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या विशेष रूप से मैटरनिटी यानी मातृत्व सुख जिसको बोले, मातृत्व सुख के समय जो लाभ मिलना चाहिए महिलाओं को क्यों मिलना चाहिए, या कहें कि जो एम्प्लॉयज़ के लिए कॉम्पनसेशन की व्यवस्था की गई है 1923 के एक्ट में, वो क्यों की गई। ये तो बात होगी प्रस्तावना की। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि सचेत करूँ, सावधान करूँ आपको कि इसमें एक हाल के वर्षों में ट्रेंड रहा है लेबर लॉ के पेपर में न्यूमेरिकल पूछने का। जैसे एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 वाला जो एक्ट है, उसके अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं तो वो न्यूमेरिकल की तरह होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको गुणा गणित करना पड़ता है। तो विश्वविद्यालय में तो थोड़ा बहुत करवाया गया है, लेकिन मैं कहूँ कॉलेजों में जो मेरे जानने में लोग हैं वो बताते हैं कि कॉलेजेस में जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें न्यूमेरिकल को लेकर के कुछ भी समझाया बताया नहीं गया है। तो प्रयास ये करना है कि बिना चौंके न्यूमेरिकल का सवाल छोड़ना है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि न्यूमेरिकल कर सकते हैं, इसमें सामान्य सा गुणा गणित है, ऊपर नीचे लिख के गुणा भाग कर देंगे, सवाल जवाब आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वो फार्मूला बेस्ड होता है। मैं एक सवाल पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। सवाल पिछले ही वर्ष आया हुआ है। सवाल जो है क्या है, एक भारतीय उद्योग 15 कर्मचारियों को संयुक्त अरब अमीरात में 45,000 रुपये की दर से भेजता है। एक 25 साल का शराबी कर्मचारी काम करते वक्त चलती हुई मशीन पर गिर जाता है तथा स्थायी रूप से परमानेंटली वो डिसेबल हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो कानून के अंतर्गत कर्मचारी का सुसंगत घटक 475 है, सुसंगत घटक जो है 475 है। तो भारतीय उद्योग एवं अधिनियम के प्रतिकर देने के दायित्व का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो सवाल का पैटर्न है वो थोड़ा सा पेपर को जटिल बनाने के लिए सवाल डाला गया है। प्रयास करिए कि 10 में से 5 वो सवाल चुनिए जो थ्योरी बेस्ड हो। मैं कोई आपको ये हिदायत नहीं दे रहा हूँ कि वही करना है, लेकिन मैं आपसे बस ये चीज़ कह रहा हूँ कि चूंकि ये सवाल जो है वो थोड़ा सा पेचीदा है, यदि आपने पढ़ा है फॉर्मूला तो जरूर उसको ऑप्ट करिए, अन्यथा उसको स्किप करिए, थ्योरी वाले सवालों को चुनिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि सहूलियत एक आपके इस पेपर में ये भी है। देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा एक लगता है, लंबा चौड़ा सिलेबस लगता है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके जो यूनिट्स बटी हुई हैं उसमें आपको जो खास सेक्शन पढ़ने वो लिखे हुए हैं। पहली यूनिट में देखिए एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में सेक्शन 1 to 10, 12, 14 और 14A पढ़ना होता है, 17, 20, 25 पढ़ना होता है। दूसरा टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, सामाजिक सुरक्षा का जो कंसेप्ट है और सामाजिक सुरक्षा की जो अवधारणा है उसका उद्भव है। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, नोशनल एक्सटेंशन की थ्योरी है जिसको कहें धारणात्मक विस्तार का सिद्धांत, और डिफेंसेज डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, इसी पर बेस्ड है वो सवाल कि जो कॉम्पनसेशन का प्रतिकर का जो अमाउंट है जो तय होगा, डिटरमाइन होगा, वो किस फैक्टर पर होगा, किस तरीके से होगा। कॉम्पनसेशन व्हेन ड्यू पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेक्शन 17 कभी कभी शॉर्ट नोट के तौर पर पूछा जाता रहा है, और अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ
कमिश्नर सेक्शन 19 to 31। दो सवाल जो बड़े आपके बनते हैं, एक तो सोशल सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम क्या है, सोशल सिक्योरिटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका कंसेप्ट क्या है, और उसी में जब हम लोग आगे देखते हैं तो संविदा बहिष्करण की व्याख्या, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट की व्याख्या, नोशनल एक्सटेंशन की व्याख्या, जो इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक सवाल आपका बड़ा इस प्रकार से बनता है। दूसरा सवाल जो कमिश्नर की पावर्स को लेकर के, कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के है, वो बनता है। सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है कि कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उसको और संदर्भ करने का वर्णन कीजिए, कमिश्नर की पावर्स बताइए, और कमिश्नर की जो पावर्स है उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा, सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट की तरह करता है क्या। इस प्रकार से थोड़ा बहुत जोड़ करके चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, नोशनल एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट और जो सोशल सिक्योरिटी का इवोल्यूशन है, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे टॉपिक के तौर पर कभी कभी जोड़ करके दो साथ में पूछे जाते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट जो है 3 से 18, पहले तो उसका एम ऑब्जेक्टिव जो डेफिनेशन है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ सेक्शन 10 से 16 तक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वहाँ से सवाल बनता है कि जो रेस्ट्रिक्शन है ऑन एम्प्लॉयमेंट, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बोनस, लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये मेडिकल बोनस, लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, 10 से 16 के बीच में बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़िएगा, कायदे से समझ के जाइएगा। सवाल इस प्रकार से आया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान अनुपस्थिति पर बर्खास्तगी उपवाक्य की व्याख्या कीजिए, महिला के लिए नियोजन की प्रतिषेध अवधि क्या है। इस प्रकार से सवाल पूछा गया है। वहीं पर एक सवाल ये भी पूछा गया है कि यदि पेनाल्टी करता है, अगर कंट्रावेंशन करता है, एक्ट का कंट्रावेंशन एम्प्लॉयर करता है तो उसकी पेनाल्टी क्या लगेगी। दूसरा टॉपिक ये भी देख लीजिएगा। तो एक तो जो ये वाली बात है, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बोनस, लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 10 से 16, इसको पढ़ लीजिएगा कायदे से। दूसरी चीज देखिएगा कि जो एम्प्लॉयर इस एक्ट के प्रोविजंस का कंट्रावेंशन करता है उसकी पेनाल्टी क्या लगती है, उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, किस प्रकार से ले सकता है, इसको भी देख के जाइएगा। ग्रेचुटी को लेकर के, ग्रेचुटी की दो अथॉरिटी है। अच्छा, आपके में ग्रेचुटी एक्ट भी है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 का भी है। तो इसके जो उपादान की गणना कहें या कहें कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है, एक तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है। सवाल इस प्रकार से कि एक सेवानिवृत्त कर्मकार जो है वो 42 साल 7 महीने उसने एक फैक्ट्री में काम किया है, उसका जो लास्ट पेमेंट था, जो उसकी लास्ट वेजेस थी, वो थी 35,000 रुपये। तो उसकी ग्रेचुटी की गणना कीजिए। एक तो सवाल इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है ग्रेचुटी को, ये सवाल को लेकर के। उसके पहले भी जो सवाल पूछा गया है वो भी ए बी करके पूछा गया है, और यहाँ पर भी ग्रेचुटी को जोड़ने का ही सवाल पूछा गया है। मीन्स ग्रेचुटी की थ्योरी वाला सवाल नहीं पूछा गया है आपसे पिछले 2 वर्षों में। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है, किस प्रकार से ग्रेचुटी का पेमेंट होगा, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी, और इसका जो डिटर्मिनेशन होगा, मैं डिटर्मिनेशन में बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल मिलने की संभावना है। तो यदि आपको लगे कि आपको आ रहा है ग्रेचुटी की गणना करना आप जानते हैं, या यदि आपके घर में सरकारी कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो तो उससे भी आप पूछिएगा, आपको बेहतर समझाएगा। पढ़ने से तो बहुत बेहतर है कि आपको कोई ग्रेचुटी पा चुका व्यक्ति समझा दे, ज़्यादा आसान है। उसके बाद तीसरी यूनिट पर हम अगर देखें तो जो न्यूनतम मजदूरी है और अधिकतम मजदूरी है उसके रिवीजन की क्या व्यवस्था है। फिक्सेशन रिवीजन खूब पूछा जाता रहा है। फिक्सेशन और रिवीजन किसका, मिनिमम वेजेस का। वेजेस, पहली चीज़ तो मजदूरी का मतलब समझिए, वेजेस, रिम्यूनरेशन, सैलरी। तो इस प्रकार से जो ये अलग अलग शब्द है इसका मतलब भी समझिएगा, इसका अंतर भी समझिएगा कि सैलरी का मतलब, रिम्यूनरेशन पारिश्रमिक का मतलब, वेजेस मजदूरी का मतलब क्या होता है। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो थ्योरीज हम लोग, जो फिक्सेशन है, रिवीजन है, किस तरीके से वर्किंग आवर्स के ऊपर बेस करके, आधारित करके वेजेस का डिटर्मिनेशन होगा, क्लेम का डिटर्मिनेशन होगा, इसको आप देखिएगा, समझिएगा। और इसके अंतर्गत जो अथॉरिटी है, कहें कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है, उसकी जो भूमिका है उसको लेकर के भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसके निर्धारण में, इसके फिक्सेशन में, इसके रिवीजन में जो अथॉरिटी है, पावर्स है, उसकी अथॉरिटी की पावर्स क्या है, अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की क्या भूमिका है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति के क्या नियम है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, आप डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िए तो वहाँ भी शायद आपको उसका जिक्र मिलेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि महिला पुरुष पर या ट्रांसजेंडर के आधार पर किसी का जो पैसा है, किसी का जो मूल्य है, उसको कम आंका जाए, कम उसको दिया जाए। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का जो है, उसमें जो मेन और वीमेन वर्कर के और अन्य मामलों पर
जो इक्वल रेट तय करने की जो रिम्यूनरेशन की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पर भी जो सवाल आपसे पूछा गया है वो एडवाइजरी बोर्ड का ही पूछा गया है। सलाहकारी समिति के गठन और शक्तियों के विषय में पूछा गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकारी समिति के गठन, शक्तियों और कार्यों को बताइए। पिछले वर्ष की बात अगर करें तो यहाँ से जो सवाल पूछा गया है, समान कार्य या समान नेचर के मतलब सेम का वर्क है या सेम नेचर का वर्क है, तो उसके लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक देने का जो नियोक्ता का ड्यूटी है, कर्तव्य है, उससे संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इस एक्ट में आपको देखना है पहली चीज कि जो रिम्यूनरेशन है उसको जो आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वो एक प्रकार का वेतन देगा, इसके विषय में क्या नियम कायदे हैं, क्या कानून है। और उसके साथ साथ जो एडवाइजरी बोर्ड है इस वाले एक्ट में जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी देखिएगा, उसको भी समझिएगा कि उसके कामकाज को लेकर के। चौथी यूनिट जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में आपको उसके एम, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, समय से मतलब मिलना चाहिए, वो आप मशहूर डायलॉग है कि मजदूर की मजदूरी मजदूर का पसीना सूखने के पहले मिल जानी चाहिए। तो वो भी दौर था, ट्रेड यूनियनिज्म का दौर था जिस समय वो बात कही गई थी। तो यहाँ पर सेक्शन 4 to 8 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सेक्शन 4 to 8 में आप ये देखिए कि जो वेजेस को प्रोवाइड करने में अगर वो फेल कर रहा है, मजदूरी भुगतान में व्यतिक्रम करने में जो धारा 4 से 8 का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, या यदि वो रजिस्टर या सूचना देने में विवरण देने में असफल रह रहे हैं, तो उसका दंड क्या है और उसका संज्ञान कौन ले सकता है। इस प्रकार सवाल से पूछा गया है। यहाँ पर भी किस प्रकार से अथराइज्ड डिडक्शंस हो सकते हैं, मतलब डिडक्शन आपकी वजह से तो सामान्यतः नहीं होने चाहिए, लेकिन 7 से 13 सेक्शन 7 to 13 में किन आधारों पर अथराइज्ड डिडक्शन हो सकते हैं। कहें तो युक्तियुक्त कटौती हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है वो समझना है। और यहाँ की जो अथॉरिटी है वो इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्टर को लेकर के समझिएगा कि इंस्पेक्टर के पास किस प्रकार की शक्ति है, किस प्रकार की पावर है कि वो इस क्लेम का एडजुडिकेशन कर सकता है। उसके बाद एक आखिरी सवाल हम कहें तो यहाँ पर भी जो ये रूल्स हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में 1965 में, जो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या अवेलेबल सरप्लस या एलिजिबिलिटी फॉर बोनस, किस आधार पर ये माना जाएगा, कब ये माना जाएगा कि आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं, कब माना जाएगा कि आपका जो बोनस है उससे आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, आप उसके लायक नहीं हैं, आपको बोनस नहीं मिलना चाहिए। हिंदी में कहें तो सकल लाभ या उपलब्ध अधिशेष। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पहली चीज़ है कि कब आप एलिजिबल हो, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत ग्रॉस प्रॉफिट या अवेलेबल सरप्लस पाने में कब आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस या डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए, एक तो ग्रेचुटी में कंप्यूटेशन आपसे पूछा जा रहा है, इसके बाद इसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपसे कंप्यूटेशन पूछा जा रहा है, एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट में आपसे कंप्यूटेशन पूछा जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि आपको 2 से 3 सवाल न्यूमेरिकल किस्म के मिलने की संभावना है। 10 सवाल टोटल आते हैं, तो 10 में से 5 आपको करने होते हैं। तो अगर ये 3 सवाल 2 सवाल आपको मिलते हैं वेजेस वो न्यूमेरिकल वाले, तो अगर आप उसको छोड़ करके बाकी बचे सवालों में से थ्योरी वाली चीज़ें करना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। बस प्रयास ये करना है कि अलग अलग एक्ट में, जैसे ऊपर जो एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट है वहाँ पे कमिश्नर है, मैटरनिटी बेनिफिट में उसका अधिकारी का नाम दूसरा है, उसके बाद उसमें ग्रेचुटी एक्ट में अथॉरिटी का नाम दूसरा है। चौथी यूनिट में देखें तो वेजेस एक्ट के अंतर्गत इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट है, या ऊपर देखें तो एडवाइजरी बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है। तो अलग अलग जगहों पर जो प्राधिकारी है या अलग अलग जगहों पर जो कोर्ट जैसी स्थिति है वो छोटे छोटे अधिकारियों को वहीं पर मिली हुई है, कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने कॉम्पनसेशन कोई एम्प्लॉई है उसका हाथ टूट जाता है तो उसके कॉम्पनसेशन के लिए वो भागा है, कोर्ट के चक्कर काट रहा है, उसके पास वहीं पर मौके पर एक अथॉरिटी है जिसके सामने अपनी बात रख सकता है, जहाँ पर उसका युक्तियुक्त उसका जो प्रपोर्शनेट उसको उसका कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये सवाल जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं बार बार कहूँगा कि न्यूमेरिकल तभी टच करिएगा जब आप उसका बेहतर फॉर्मूला जानते हो, जब उसको हल करना जानते हो, उसमें रुचि हो आपकी, पढ़ा हो आपने। ढेर सारी शुभकामनाएं। LLB 3 ईयर्स कोर्स में 4th सेमेस्टर के लेबर लॉ के इस पेपर के लिए, दूसरे हिस्से के लिए लेबर लॉ इस बार से खत्म हो रहा है। मीन्स आपका ये जो सिलेबस में लेबर लॉ की व्यवस्था है खत्म हो रही है, पढ़ करके आप इससे आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे एक्ट आपने इसमें पढ़े हैं, पिछले बार भी पढ़े हैं, और आपका जो भी अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक खुद भी जुड़े रहिए और प्रयास ये करिए कि LLB 3 ईयर्स 4th सेमेस्टर के जो अन्य लोग हैं उनको ये वीडियो प्रचार प्रसार भी करिए, ताकि कुछ अपना भी लाभ हो सके।
ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, प्रणाम।